मुझे 2003 का वो वाक़या याद है जब शाहबाद और बाना में बहुत बड़ा फ़ेमिन आया था। उस समय अशोक गहलोत सरकार ने, कांग्रेस सरकार ने घरों में बहुत सारे गेहूँ रखवा दिए थे, बोरी के बोरी गेहूँ उनके घरों में पड़े हुए थे। उसके बाद आप देखिए कि 2013 के चुनावों में बीजेपी को 163 सीटें मिली थी और कांग्रेस को केवल 22 मिली थी। उसके बाद डूंगरपुर में एक आम सभा में जब अशोक गहलोत आए तो लिटरली ही वाज इन टीयर्स। उनकी आंखों में ऑलमोस्ट आंसू आ गए थे कि मैं क्या करूं। इतना सब करने के बाद भी यदि सरकार पार्टी को वोट नहीं मिलते हैं तो मतदाता चाहते क्या हैं। मैं एक ग्रामीण क्षेत्र में था, झालावाड़ से कुछ 100 किलोमीटर आगे, तो बस में जा रहा था तो नॉर्मली करीब 2-2:15 बजे बस एक अनडेजिग्नेटेड स्टॉप पे रुकती है और करीब करीब वो पूरी बस महिलाओं से या लड़कियों से भर जाती है जो कॉलेज से आए थे। तो देखा अभी छुट्टी, तो बातचीत चली तो उन्होंने कहा हम हमारी क्लास 1.5 घंटे की छोड़ के आते हैं ताकि 2:30 बजे की लास्ट बस ले ले, उसके बाद शाम को बाहर निकलना सेफ नहीं है। घर वाले चाहते हैं कि हम समय रहते आ जाएं। ये स्थिति है ग्राउंड पे। आप सिर्फ नंबर्स पे फोकस ना करें क्योंकि ये एक डिसेंटिवाइजेशन भी हो सकता है पुलिस स्टेशंस के लिए कि अरे हमारे थाने में ज़्यादा क्राइम अगर हम रजिस्टर कर रहे हैं तो हमारा नाम खराब होगा। तो नंबर्स के बजाय हम कन्विक्शन रेट भी देखें, जो कि राजस्थान में थोड़ा इशू रहा है। दलित केसेस में स्पेशली कन्विक्शन रेट भी कम रहा है। आज तक उसके रूल्स नहीं बने राइट टू हेल्थ के। हमने भले खबरें लिखी हो, पढ़ी हो, तब रिपोर्टिंग करी हो कि राजस्थान इज़ द फर्स्ट टू लॉन्च राइट टू हेल्थ, व्हाट इट मीन्स, व्हाट इट रियली मीन्स, क्या गारंटी दे रहा है वो, कई चीज़ें थी और फिर अभी भी उसके रूल्स नहीं बने तो लागू नहीं हुआ। क्योंकि कहीं ना कहीं जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स थे उनका एक विरोध था कि हम कैसे कमाएंगे, क्या होगा, हमारे लिए क्या चीज़ें हैं। वो सड़कों पे निकल आए, उनको गवर्नमेंट डॉक्टर्स ने उनको ज्वाइन किया, रेजिडेंट्स ने ज्वाइन किया। एज अ रीज़न वापस तो बिल नहीं ले पाए क्योंकि पास हो गया था, गवर्नर से भी पास हो गया था, लेकिन आज तक भी हेल्थ एक्टिविस्ट जो है वो डिमांड कर रहे हैं कि आपने इसको लागू नहीं कर पाए प्रॉपर्ली। खाने की एक स्कीम है, अन्नपूर्णा स्कीम थी वसुंधरा राजे की। 8 रुपए में वो खाना खिलाते थे अन्ना किचन के हिसाब से, एंड दैट वाज वेरी वेरी सक्सेसफुल। उसको बंद किया, वो वैन लगाते थे, इन्होंने एक कमरा कर दिया और वहाँ बैठ के उसको इंदिरा गांधी योजना कर दी और अब वो कह रहे वो पॉपुलर है। तो आप जाइए, आपकी पहले फोटो खींचेगी, आपका मोबाइल नंबर दीजिए, आप ये करिए, कलेक्शन, उसके बाद आपको आप खाना, लाभार्थी हो जाएंगे। आप बिल्कुल लाभार्थी हो जाएंगे, मैसेज आएगा। सबसे बड़ा प्रश्न राजस्थान की राजनीति चुनाव के लिए यह है कि आपके पास ऑर्गेनाइजेशन कितना पावरफुल है और वो ऑर्गेनाइजेशन यदि आपने वेलफेयर का काम किया है, लोगों को फ़ायदा हुआ है, तो क्या आपके पास वो ऑर्गेनाइजेशन है जो लोगों के पास ये मैसेज ले जाए कि भाई ये फ़ायदा हमारी वजह से है। वहाँ मुझे लगता है कि कांग्रेस और बीजेपी के बीच में एक बहुत बड़ा इम्बैलेंस है। बीजेपी के पास जो मैन पावर है, चाहे वो आरएसएस का हो या उनके दूसरे संगठनों का हो, वो पूरे राज्य के अंदर बहुत व्यापक है। तो बीजेपी एक बहुत बड़ा एज लेके आगे बढ़ती है चुनाव के अंदर। भाजपा और कांग्रेस दोनों अपने कैरेक्टर से विपरीत चुनाव लड़ रही हैं इस बार राजस्थान में। कांग्रेस कभी भी चेहरे के साथ नहीं उतरती, बट इस बार जिस तरह की ब्रांडिंग और पोजिशनिंग, कैंपेनिंग मुख्यमंत्री की हुई है, तो सबको पता है कि इलेक्शन कांग्रेस का कंप्लीटली अशोक गहलोत सेंट्रिक है। और वहीं भाजपा एक हमेशा रीजनल लीडर के साथ उतरती थी, चाहे वो भैरव सिंह शेखावत हो, चाहे वो वसुंधरा राजे हो। इस बार उन्होंने कहा है कोई नहीं। और जो संजय जी ने बात कही, तो कई कार्यकर्ताओं से जब बात हुई तो कहते सिंबल तो कमल का है, अब बाकी खड़े हो गए तो मैं कमल तक पहुंचूं कैसे। यहाँ पे किसी को नहीं पता है कि किसे फ़ोन किया जाए। अगर आप 2 हेल्थ स्कीम्स को देखें, चिरंजीवी एक तरफ, आयुष्मान भारत एक तरफ, तो लोग 74% चिरंजीवी से सेटिस्फाइड हैं, लेकिन 33% कह रहे हैं उधर कि हम सेटिस्फाइड हैं। अधिकांश लोग आयुष्मान भारत से खुश नहीं हैं। So career defining election for Ashok Gehlot if he is the face. Absolutely. वेलकम टू अनदर इलेक्शन शो, न्यूज़ लॉन्ड्री द न्यूज़ मिनट का इलेक्शन कारवां अब पहुंच चुका है जयपुर। हम राजस्थान की राजधानी जयपुर में हैं। इस समय यहां पर चुनाव की सरगर्मियां अपने चरम पर हैं। मॉर्निंग शो में आज हम कुछ लोगों के साथ बातचीत करेंगे। कोशिश रहेगी ये जानने की कि वो कुछ खास जो मुद्दे जो इस पूरे प्रदेश की राजनीति को प्रभावित कर रहे हैं, क्या चीज़ें हैं जो पिछली 5 साल की जो सरकार थी उसके पक्ष में जा रही हैं, उसके खिलाफ जा रही हैं भारतीय जनता पार्टी, और मुद्दे क्या हैं, लोगों के क्या मुद्दे हैं, कुछ इन चीज़ों के ऊपर हम नज़र डालेंगे। ये वो लोग हैं जो राजस्थान की राजनीति में को देख रहे हैं, समझ रहे हैं, उसकी व्याख्या करेंगे हमारे साथ मिलकर। मैं परिचय जल्दी से करा दूं, हमारे साथ तबीना अंजुम हैं। तबीना अंजुम जर्नलिस्ट हैं, सीनियर पत्रकार हैं और राजस्थान के ऊपर इनकी किताब बहुत जल्द आने वाली है। इसके अलावा मेरे साथ संजय लोढ़ा हैं, लोकनीति CSDS के राजस्थान चैप्टर के आप कोऑर्डिनेटर हैं, और साथ में अविनाश कल्ला हैं। अविनाश कल्ला सीनियर जर्नलिस्ट हैं
और दैनिक भास्कर के ऊपर इनका एक बहुत लोकप्रिय पॉडकास्ट भी है जो चुनाव चल रहे हैं चुनाव के ऊपर केंद्रित है। मनीषा हमारे साथी हैं। आप लोग लगातार इस पूरी कवरेज को जो कि असेंबली इलेक्शन 2023 न्यूज़ लॉन्ड्री और द न्यूज़ मिनट का साझा एक प्रोग्राम है, आपके सहयोग से ये आप तक पहुंच पा रहा है, क्योंकि न्यूज़ लॉन्ड्री किसी भी तरह के विज्ञापन या न सरकारी न कॉरपोरेट विज्ञापनों से मुक्त होकर हम एक कवरेज पहुंचाने की कोशिश करें। हमारे तमाम रिपोर्टर बाकी राज्यों से भी आप तक रिपोर्ट्स पहुंचा रहे हैं। तो हमारी एक अपील जो बार बार रहती है कि आप हमारी पत्रकारिता को मजबूत करें, इस प्रोजेक्ट को जल्दी से जल्दी पूरा करने में मदद करें। इस बातचीत को जो हम आज का मॉर्निंग शो है उसको शुरू करेंगे। सबसे पहले 2-3 चीज़ें हैं जो कि बहुत कही सुनी जा रही हैं यहाँ पर, जब से हम आए हैं सुन रहे हैं। एक मुद्दा है महिलाओं की सुरक्षा का, जो हमारी बातचीत में काफ़ी समझ में आया कि राजस्थान में महिलाओं को लेकर एक बड़ी चिंता है। दूसरा मुद्दा हमारी नज़र में आया दलितों के अधिकारों का और उनके साथ होने वाले व्यवहार का। ये दोनों चीज़ें किस तरह से राजस्थान की राजनीति को प्रभावित करें। महिलाओं के ऊपर मैं चाहूँगा कि तबीना आप शुरू करें और फिर बाकी दोनों लोग अपनी राय दें। किस तरह की स्थिति है यहाँ पर? जो NCRB के आंकड़े वो भी बताते हैं कि महिलाओं के खिलाफ अत्याचार के मामले में दूसरे नंबर पर है। हाय अतुल, हाय मनीषा, हाय संजय जी, हाय अविनाश। आपने सही बोला, जो NCRB का जो डेटा है वो बता रहा कि राजस्थान में अभी जो क्राइम का जो रेट है वो टॉप पे आ रहा है। पर जब भी ये बात होती है, जब भी ये बात उठी है, क्योंकि जो विपक्ष है वो हमेशा इस चीज़ को असेंबली में या कहीं भी अपने आर्ग्यूमेंट्स में रखते, अपने भाषणों में बोलते हैं। और उस टाइम पे जो हमारे चीफ मिनिस्टर है, जो होम मिनिस्टर भी है, वो हमेशा बोलते हैं कि क्योंकि यहाँ पे FIR का जो सिस्टम है वो बहुत इजी है, वो बहुत फ्रेंडली है, विच इज़ द रीज़न दैट देयर इज़ अ इंक्रीज इन द केसेस इन द रजिस्टर्ड FIRs। और बहुत सारे बाद में FR भी हो जाते हैं। उन्होंने एक बार समझा भी दिया था इस चीज़ को, लेकिन ये चीज़ बहुत ज़्यादा लोगों के बीच है, बिकॉज देयर इज़ इंक्रीज इन रेप्स, इंक्रीज इन एट्रॉसिटीज़। आंकड़े भी बताते हैं और एज अ जर्नलिस्ट हम भी काफ़ी केसेस है ना ऐसे कवर करते रहते हैं और देयर इज़ एन इंक्रीज, ये हम मानते हैं। लेकिन जहाँ सुरक्षा की बात अपन बोले या अपन देखें कि महिलाओं की सुरक्षा के लिए, कि अभी तक BJP का मैनिफेस्टो आ चुका है, कांग्रेस का मैनिफेस्टो अभी नहीं आया है। कांग्रेस की 7 गारंटीज आई है जिसको वो बार बार बता रहे हैं, समझा रहे हैं। तो BJP के मैनिफेस्टो में उन्होंने जब अभी रिलीज़ किया इन द BJP ऑफिस, तो द BJP चीफ जो वहाँ पे थे, JP नड्डा, ही सेड दैट कि कैसे हमें महिलाओं की सुरक्षा का, जब भाजपा आएगी वो यहाँ के महिलाओं को कैसे सेफ रखेगा। तो एंटी रोमियो स्क्वाड है, पर ऑलरेडी यहाँ पे अभय स्क्वाड चल रहा है राजस्थान में। इट्स नॉट फॉर द फर्स्ट टाइम दे आर डूइंग, दे आर सेइंग। बट हाँ, उन्होंने बोला एक सेल बनाया जाएगा, एक सेपरेट विमेन को रखा जाएगा, विमेन कॉप्स को रखा जाएगा जो उनके केसेस पर। ये सब चीज़ें ऑलरेडी हो रही है। इट्स नॉट इन कांग्रेस मैनिफेस्टो, बट इन 5 years अगर आप देखेंगे, दीज ऑल हैव बीन ऑलरेडी डन। सो इट्स नॉट समथिंग कुछ नया है। अब जब अपन गारंटी स्कीम्स में जा रहे हैं, जो 7 गारंटीज है, खैर मैनिफेस्टो नहीं है ऑफिशियल, लेकिन उसमें महिलाओं के लिए जो महिला हेड है फैमिली की, उसके लिए रखा हुआ है कि 10,000 रुपीज़ आपको दिया जाएगा, है ना, पर ईयर। और लड़के लड़कियों के लिए, युवा के लिए आपका लैपटॉप है ही, पर उन 7 सिक्योरिटीज़ में तो नहीं है, मतलब कुछ ऐसा सिक्योरिटी वाला चीज़ को लेके। बट हाँ, महिलाएं हैं, सो महिलाएं दोनों जगह है। बट एक मैं ADR का इसमें डेटा डाल देती हूँ जो आज ही रिलीज़ हुआ है, कि जितने अबाउट 1800 कैंडिडेट्स हैं राजस्थान में, उसमें से 13% के सीरियस क्रिमिनल चार्जेस हैं उनके अगेंस्ट। 36 कैंडिडेट्स हैं जिनके अगेंस्ट अट्रॉसिटीज़ अगेंस्ट विमेन के चार्जेस हैं, और एक केस है रेप का कैंडिडेट के अगेंस्ट। लेकिन अगर हम देखें तो जैसे पोस्टर्स में भी हम देख रहे हैं, BJP बोल रही है कि सुरक्षा चाहिए तो BJP को वोट करिए, और FIR वाला मामला ठीक है, शायद आसानी है इसलिए, लेकिन कन्विक्शन रेट भी एक इम्पॉर्टेंट आंकड़ा है इसमें। तो आप दोनों से ये जानना चाहूँगी कि ग्राउंड पे लोगों के लिए ये बड़ा मुद्दा है इलेक्शन का, BJP को चूज़ करने का? क्योंकि नज़दीक की स्टेट्स में जैसे उत्तर प्रदेश में तो कहते हैं कि बहुत सुरक्षा हो गई है अब योगी आदित्यनाथ के अंदर, तो वो सब यूज़ हो रहा है यहाँ पे। महत्वपूर्ण लगता है कि ये जो इशू अतुल जी ने उठाया है महिला सुरक्षा को लेके या दलित एट्रॉसिटीज़ को लेके, ये महत्वपूर्ण मुद्दा अवश्य है चुनावों में।
पर मैं थोड़ा सा ब्रॉडर पर्सपेक्टिव लेना चाहूँगा, राष्ट्रीय स्तर पर स्थिति क्या है। और ऐसा नहीं है कि ये पिछले 5 साल में इस प्रकार की समस्या उठी है। देश के किसी भी राज्य को आप उठा के देख, किसी भी राज्य के चुनाव को उठा के देख लें, अगर बीजेपी सत्ता में है तो कांग्रेस इन एट्रोसिटीज़ की बातचीत करेगी, और यदि कांग्रेस सत्ता में है तो बीजेपी वहाँ एट्रोसिटीज़ की बात करेगी अगेंस्ट विमेन या अगेंस्ट दलित्स। स्पेसिफिकली राजस्थान का, जैसा अभी अंजुम ने बताया कि जो रिपोर्टिंग जो है, जिस तरीके से थानों के अंदर उसको सहज किया गया है प्रोसेस को, उससे ये लगता है कि बहुत ज़्यादा एकदम से आंकड़े बढ़ गए हैं या बहुत ज़्यादा अत्याचार हो रहे हैं। लेकिन साथ ही साथ पुलिस उनके ऊपर कार्रवाई भी कर रही है, सरकार भी प्रोएक्टिव है, तो वो तो इस पूरी चीज़ का एक पार्ट है। दूसरी चीज़ जो मुझे लगता है आज के संदर्भ में, आज की चर्चा में इम्पॉर्टेंट है कि लोग क्या सोच रहे हैं। और इस संबंध में आपके साथ मैं ये डेटा शेयर करना चाहूँगा कि अभी CSDS ने, लोक नीति ने 15-20 दिन पहले ही एक प्री पोल सर्वे किया था, जिसमें हम पूछते हैं लोगों से कि जो मेजर इश्यूज़ चुनावों के अंदर हैं उनमें से कहाँ तक वो समझते हैं कि बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो जब हम विमेन सेफ्टी की बात करी थी तो लगभग 40 से 45% मतदाता कह रहे थे कि ये बहुत इम्पॉर्टेंट, हमारे जो उत्तरदाता हैं वो कह रहे थे इम्पॉर्टेंट इशू हैं। और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि लोकनीति के द्वारा जो सर्वे किए जाते हैं, हमारा जो सैम्पलिंग का प्रोसेस है वो बहुत ही साइंटिफिक है। हालांकि सैंपल बहुत छोटा था, लेकिन दैट वाज रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द यूनिवर्स। तो मैं उस डेटा को आपके समक्ष रखना चाहूँगा और इस बात को कंफर्म करना चाहूँगा कि हाँ, महिलाओं की सुरक्षा एक बहुत बड़ा इशू इस इलेक्शन में होने वाला है। उसके साथ ही साथ दूसरी बात, आप राजस्थान के संदर्भ में ये भी देखिए कि पिछले 20-25 वर्षों में यदि आप राजस्थान में टर्नआउट के आंकड़े देखते हैं तो अधिकांश उत्तरी भारत में ये ट्रेंड देखा गया है, लेकिन विशेषकर राजस्थान में ये चीज़ देखने को मिल रही है कि पिछले जो 2 चुनाव रहे हैं उसमें, चाहे आप 2013 का चुनाव लें या 2018 का चुनाव लें, और ये एक मेजर डिपार्चर वोटिंग बिहेवियर में है कि विमेन इन राजस्थान आर आउट नंबरिंग मेल वोटर्स। करीब 76% महिलाएं वोट दे रही हैं और उसके तुलना में पुरुषों का टर्नआउट केवल 75%। ये ऑल ओवर स्टेट का डेटा है? ये ऑल ओवर स्टेट का डेटा है, इलेक्शन कमीशन का डेटा है। लास्ट टाइम 70 कई स्टेट में ये पैटर्न आ रहा है कि महिलाओं की भागीदारी। हाँ, बट राजस्थान जिसको माना जाता था महिलाएं, इस बात को भी रिफ्लेक्ट करता है कि महिलाओं के द्वारा अपना खुद का एजर्शन पॉलिटिकल लेवल के ऊपर काफ़ी हो रहा है। और जब से 1993 में कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुए थे 73वां और 74वां पंचायती राज को लेके या अर्बन लोकल बॉडीज़ को लेके, और बड़ी संख्या में 33% से ज़्यादा महिलाओं का रिप्रेजेंटेशन बढ़ा है, तो उस वजह से एजर्शन बढ़ा है। और साथ ही साथ जो स्कीम्स आ रही हैं, इतनी वेलफेयर स्कीम, जैसा अभी अंजू मैडम ने बताया, गृहलक्ष्मी की बात करी, उसके अलावा भी यदि पिछले 5 साल का आप आंकड़ा देखें तो कई जैसे इंदिरा गांधी अन्नपूर्णा योजना है या कालीबाई स्कूटी योजना है, शिक्षा से रिलेटेड, वेलफेयर से रिलेटेड ऐसी कई स्कीम्स आई हैं। पिछली सरकार में वसुंधरा जी ने भी ये प्रयास किया था। तो इश्यू ज़रूर है, कैसे पॉलिटिकल पार्टीज इसको हैंडल करती है। राजस्थान में आप जगह जगह जाएं तो बीजेपी के वो नारे हमको सुनाई देते हैं कि नारी का अपमान नहीं सहेगा राजस्थान, और बीजेपी के लिए आप वोट दीजिए। तो बीजेपी ने ऑफकोर्स इसको एक मेजर प्लैंक अपने चुनाव का बनाया है। एक इंटरेस्टिंग चीज़ है कि वोटर में चाहे विमेन आउटनंबर कर रही हो, लेकिन कैंडिडेट्स फिर भी पार्टी जी हाँ, कम ही दे रही है। तो आप इसके बारे में देखिए, आपने नंबर बोला तो कह देते कि बीजेपी ने भी बिल पास किया 33% महिला रिजर्वेशन। अगर अभी हम 200 सीटें देखें तो केवल 10% रिजर्वेशन महिलाओं को मिला है। 20 सीटें उन्होंने दी है और 24 सीटें करीब करीब कांग्रेस पार्टी ने दी है। बस ये हाल है, राजनीति है। वोट चाहिए, सबको चाहिए, लेकिन रिप्रेजेंटेशन नहीं मिलेगा। अब सर ने और सब ने बात करी कि किस तरह आंकड़े, मैं आपको अपना एक लाइव अनुभव बताता हूँ। महिला सुरक्षा की बात कहें या सुरक्षा इन जनरल एक बड़ा इशू है राजस्थान में। मैं जब अपनी राजस्थान ट्रैवल पे था, जब मैंने 6 महीने पहले ट्रैवल किया, तो मैं एक ग्रामीण क्षेत्र में था, झालावाड़ से कुछ 100 किलोमीटर आगे। तो बस में जा रहा था, तो नॉर्मली करीब 2-2:15 बजे बस एक अनडेजिग्नेटेड स्टॉप पे रुकती है और करीब करीब वो पूरी बस महिलाओं से या लड़कियों से भर जाती है जो कॉलेज से आए थे। तो देखा अभी छुट्टी, तो बातचीत चली, तो उन्होंने कहा हम हमारी क्लास 1.5 घंटे की छोड़ के आते हैं ताकि 2:30 बजे की लास्ट बस ले ले, उसके बाद शाम को बाहर निकलना सेफ नहीं है। घर वाले चाहते हैं कि हम समय रहते आ जाएं। ये स्थिति है ग्राउंड पे। इतना डर है, इतना भय है, क्योंकि ये नंबर्स आ रहे हैं, रिड्रेसल हो रहे हैं, वो सब ठीक है, लेकिन कहीं ना कहीं लोगों के मन में एक खौफ है कि हम
पढ़ाई आधी छोड़ दें। तो हम ये जितने दूसरे वादे कर रहे हैं ना, शिक्षा करेंगे, ये करेंगे, इसकी ज़मीनी हकीकत तो ऐसी है। और वो बस वाले वेट करते हैं कई बार कि नहीं आज इतनी ट्रैफिक नहीं आई तो वो रुक जाते हैं। नहीं, वो सवारी नहीं सर, कब बच्चियाँ आ रही होंगी 5 मिनट रुक जाओ, कोई आगे पीछे हो गया होगा, लास्ट बस भी है। नहीं बसें बाद में भी है सर, लेकिन वो चाहते नहीं है कि हम अंधेरा होगा या कुछ भी होगा, टाइम से घर 2:30 बजे निकले तो 4 सवा 4 पहुंच जाए। ये हमारे प्रदेश की ज़मीनी हकीकत है। तो भाजपा ने अगर इसे एक मुद्दा बनाया तो उन्होंने एक पिन पॉइंट करके बताया। हालांकि जैसे कि उनके अक्सर वादों में होता है, 80 पन्ने का उन्होंने संकल्प पत्र लिया और उसका जिक्र कहीं नहीं आता। उसमें वही 2 फॉर्मेलिटी वाली लाइन्स है जो एग्जिस्टिंग चीज़ें लग रही है। दूसरा मुद्दा आपने उठाया दलितों का। अगर हम पिछले 24 घंटे देखें ना तो आई एम श्योर प्रदेश के दलित भी बड़े कन्फ्यूजन में होंगे। एक बड़ा इनफेमस केस हुआ था कि बाड़ी के कांग्रेस विधायक ने एक एएन थे, हरी, उनका नाम भूल रहा हूँ मैं, हर्षाधिपति इंजीनियर थे एएन। उनको एक कांग्रेस के विधायक इतनी बुरी कदर से पीटते हैं कि 22 जगह फ्रैक्चर होता है और वो 18 महीने से ज़्यादा एसएमएस अस्पताल में भर्ती है हर्षाधिपति। उनका नाम क्या है जो कांग्रेस के मलिंगा, गिरिराज सिंह मलिंगा कांग्रेस के एमएलए थे। अब अभी इतने क्लोज आ गए हम इलेक्शन में अतुल भाई कि हम ये नहीं कह सकते कांग्रेस का कौन भाजपा का कौन, ठीक है, तो उनको खुद ही नहीं पता है। तो हमें इतनी ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए 25 से पहले तक। खैर, मलिंगा तब कांग्रेस में थे, बड़े नेता थे और बीजेपी की रैंक एंड फाइल छोटे से पार्षद से लगा के राष्ट्रीय नेता तेजस्वी सूर्या सब आते हैं, बड़े बड़े बयान देते हैं, दलित अट्रॉसिटी ये वो ऐसी तैसी। 18 महीने तक कांग्रेस सरकार चुप रहती है, कोई केस नहीं होता। अब जब सीट देने की बारी आती है तो राहुल गांधी और खड़गे जी का मन जागता है। तो खड़गे जी ने बयान दिया, आज अखबारों में छपा है, मैंने और राहुल गांधी ने टिकट नहीं दी, मलिंगा जी को नहीं दी। मलिंगा जी चले गए भाजपा में। तो जो भाजपा के नेता उधर उनको कोस रहे थे, उन्होंने हार पहनाए, टिकट सीट दी और सिंबल दिया, टिकट ही दे दिया, ठीक है जी, और उनके लिए कैंपेन करेंगे। ट्विटर पे वॉर चला, ये आपने किया ऐसा वैसा। और कल तो हद हो गई। कल अचानक से एक मैसेज आया, कांग्रेस के जो हैंडलर्स होते हैं, मीडिया हैंडलर्स, 12 बजे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत एसएमएस अस्पताल जाएंगे खड़गे के साथ। तो ये बड़ी हैरानी वाली बात थी, क्योंकि जब तक 4 साल में ऐसा हुआ है कि आला कमान का कोई मैसेज आता तो मुख्यमंत्री एसएमएस चले जाते ताकि उन्हें दिल्ली नहीं जाना पड़े। कल दोनों साथ गए हर्षाधिपति से मिलने और उन्होंने जैसे ही मलिंगा ने क्रॉसओवर किया उस पर केस लगा दिए। तो ये हमारा हाल है। अच्छा, एक और जैम आया, ये सब 24 घंटे में हो रहा है। बिल्कुल 24 घंटे में हुआ। और एक और 24 घंटे सुनिए, प्रधानमंत्री भाषण दे रहे हैं पब्लिक रैली, और वो जिक्र करते हैं भरतपुर में एक दलित आईएएस ऑफिसर का और कहते हैं इन्हें हमने सीआईसी का पद दिया, ये इस पद पे आने वाले पहले दलित हैं। अंडरलाइन हो रहा है दलित दलित दलित। मतलब क्या एक नॉर्मल पोजीशनिंग या हायरिंग इतनी इंपॉर्टेंट हो गई? मुझे लगता है कि ये तो एक तरह से मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का भी उल्लंघन है कि आप सर ये तो कोड रहा ही नहीं। हम यूँ खुश हो रहे हैं कि इस तरह से अनाउंस कर रहे हैं कि कोई अधिकारी को हम तैनात कर रहे हैं और कर दिया। लेकिन जो अविनाश बोले अभी हर्षाधिपति के लिए, क्योंकि ये स्टोरी हमने बहुत पहले से फॉलो किया जब ऐसा हुआ 18 महीने। वो जो बंदा इज वेरी एक्टिव ऑन सोशल मीडिया, उससे जब अभी बात हुआ उनके घर वालों से कि इस टर्न को आप कैसे देख रहे, ही टोल्ड मी दैट यू नो आवर एंटायर फैमिली फील्स लाइक चीटेड. You know, they were the same people who came here and now suddenly, you know, अभी भी कुछ भी नहीं हो रहा. So he feels like cheated. I mean, you know, that's his. उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ रहा है बीजेपी में कौन जा रहा है, कांग्रेस में. All they want is justice. एक बात तो आप ये हमारी ज़मीनी हकीकत ये देखिए ना कि जो आम व्यक्ति है वो परेशान है, पर नेताओं के लिए उस परेशानी से कोई लेना देना नहीं है. हमारी कन्वीनियंस है. भाजपा को लगता है मलिंगा वो सीट जीत सकते हैं. एक तो ये कैंडिडेट्स की बात होगी कि पार्टियों ने क्या किया है कि रूल में थोड़ा सा उस पर जो बहुत लोग प्रचलित तो बहुत चर्चा में रहे वो मुद्दे, जैसे सुराना का मसला हुआ, जो इंद्र मेघवाल का मुद्दा था, या जो घोड़ी पर चढ़ने का मसला हुआ था, या आम मसले, ये जो लोगों के मसले हैं उससे क्या चुनाव के ऊपर किसी तरह, क्योंकि एक आरएलपी नाम से एक पार्टी पैदा हो गई है जो अब वो दलित आइडेंटिटी की पॉलिटिक्स कर रही है, नहीं। उसके नजरिए से आप लोग देख रहे हैं कि वो किसको डेंट कर रही है, या कोई देखिए उसकी कोई वक्त है, हैसियत है? या आरएलपी एक इंडिजिनियस एक्सपेरिमेंट है जो पिछले 5-6 साल से यहाँ चला कि हमारे यहाँ क्षेत्र की कोई एक व्यक्ति ने पार्टी खड़ी करी हो
हो, लेड बाय अ स्ट्रॉन्ग जाट मैन। इस बार उन्होंने आज़ाद सेना जो है वो चंद्रशेखर समाज आज़ाद पार्टी। उनके साथ टाई अप ज़रूर किया है, पर ये टाई अप भी कन्वीनियंस का है। कोई ऐसा नहीं है कि आरएलपी और आज़ाद समाज पिछले 5 साल से उनके लिए खड़े हो, नहीं, ये लास्ट मोमेंट पे हैं। इन्होंने भी उन कैंडिडेट्स को मौका दिया है जो कांग्रेस या भाजपा से टिकट नहीं ला पाए। तो ये बिल्कुल कन्वीनियंस का मामला है और लोग इसे बखूबी समझते हैं। पर हाँ, दलितों का मुद्दा एक इम्पॉर्टेंट मुद्दा है। आप जो कह रहे हैं कि ये घोड़ी पे चढ़ने वाला और ये आम मुद्दे हैं यहाँ पे, या मूठ रखना, ये वहाँ पे हेडलाइंस बनाते हैं क्योंकि दिल्ली का एनवायरनमेंट इन तरह की खबरें और वो अर्बन चीज़ें देख तो नहीं वो पाते। यहाँ चुनाव को प्रभावित नहीं करता किसी तरह से। वो उसके साथ रोज जी रहे हैं। देखिए, मैं थोड़ा फिर से एक ब्रॉडर पर्सपेक्टिव लेना चाहूँगा कि जो आप आरएलपी की बात कर रहे हैं, यदि हम राजस्थान की राजनीति को देखते हैं तो उसमें अलग अलग फेजेस देखने को मिलते हैं। जो पहला फेज़ है जो 1952 से लेके आप समझ लीजिए कि आप 1976-77 तक आते हैं, ये वो समय था जबकि पॉलिटिकल कॉन्टेस्टेशन राजस्थान में मल्टी पार्टी सिस्टम एक प्रकार से हुआ करता था। कम्युनिस्ट भी कुछ क्षेत्रों में प्रभावित थे, सोशलिस्ट कई पार्टीज़ थी, किसानों की पार्टीज़ हुआ करती थी, राम राज्य परिषद थी, स्वतंत्र पार्टी थी, जनसंघ थी, कांग्रेस तो थी ही खैर। लेकिन उसके बाद जनता पार्टी का जो 1977 से 80 तक का दौर आया, उसके बाद राजस्थान की राजनीति में कुछ आमूलचूल परिवर्तन हुए हैं। और 1993 के बाद अगर आप आज तक का देखते हैं तो हम सब जानते हैं कि यहाँ तो बेसिकली 2 पॉलिटिकल पार्टी सिस्टम हो गया। पर एक बात हमें समझनी चाहिए कि जहाँ तक विधानसभा चुनाव का प्रश्न उठता है, हम ये कह सकते हैं कि यहाँ सब रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज़ की संख्या बहुत कम है। एक्सपेरिमेंट पहले भी हुए थे, 1998 में सोशल जस्टिस फ्रंट आया था, संगमा यहाँ आए, किरोड़ी लाल मीना के साथ मिलकर नेशनल पीपल्स पार्टी बनाई थी। पिछले चुनाव में घनश्याम दास जो थे बीजेपी से, उन्होंने अपनी पॉलिटिकल पार्टी बनाई। इस प्रकार के प्रयोग होते रहे हैं, लेकिन कभी उनको कोई विशेष सफलता हासिल नहीं हुई है। और उसका कारण ये है कि ग्रास रूट लेवल के ऊपर जिस प्रकार की पॉलिटिकल इकोनॉमी है, एक जाट और दलित जो बेसिकली रूरल एरियाज़ हैं, एग्रो बेस्ड सोसाइटीज़ हैं, जहाँ जाट जो डोमिनेंट प्रेसिडेंट प्रोप्राइटर है, लैंड ओनिंग कम्युनिटी है, उसके खेत पर बंधुआ मजदूर यदि दलित काम कर रहा है तो उन दोनों पॉलिटिकल पार्टीज़ के बीच में किस तरीके से इक्वेशन हो सकती है। आज़ाद जो समाज पार्टी है उसका थोड़ा बहुत प्रभाव हो सकता है पूर्वी राजस्थान में हो जो बॉर्डरिंग यूपी है, जो बसपा का स्ट्रॉन्ग वोट है। तो ये मनीषा अगर कुछ सवाल हो तो मेरे दिमाग में बस एक सवाल और इससे जुड़ा, फिर हम एक और आगे के मुद्दे पे जाएंगे दलित वाले इशू पर। कि पिछली बार यहाँ पर बसपा की कुछ सीटें थी और उसने समर्थन भी दिया था अशोक गहलोत सरकार को, लेकिन अशोक गहलोत ने उसका पूरा पार्टी में विलय ही करवा लिया कांग्रेस में और उनकी पार्टी को ही खत्म। बसपा के नज़रिए से क्या स्थिति है दलित वाली राजनीति में कि वो एकदम बसपा का एक स्ट्रॉन्ग वोट बैंक रहा है। पिछले 3-4 चुनाव देखिए आप, वो 5 से 6% के करीब वोट लेके जाते हैं स्ट्रांगली। तो जो कैंडिडेट जीत के आ रहे हैं ना, ये बसपा के वोट बैंक जो कोर है उसके साथ अपना इंडिविजुअल वोट बैंक डाल रहे हैं, और वो सारे मोस्टली कांग्रेस पृष्ठभूमि के एमएलएज हैं। तो वो दो जब मैरी होते थे तो वो सीट्स निकल के आती थी। तो अभी तक ये देखा, और दोनों बार जब अशोक गहलोत की सरकार बनी, पिछली 2 सरकारें, उस पर बसपा के 6 के 6 विधायकों का रोल रहा है, और वो बिल्कुल उनको एक बात आपके साथ और शेयर करना चाहूँगा। जब ये सरकार बनी थी उसके बाद डॉक्टर सीपी जोशी जो विधानसभा के स्पीकर बने, वो पिछले हर वर्ष, जो कि वो कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट्री यूनियन से जुड़े हुए हैं, हर वर्ष उसका सेमिनार असेंबली में करते हैं। जो पहला सेमिनार जो उन्होंने 2019 में किया था वो लोक नीति के साथ मिलकर किया था, फ्यूचर ऑफ पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी इंडिया। विधानसभा के अंदर वो हमने सेमिनार किया था, सारे 200 विधायक वहाँ पे मौजूद थे। उनकी मौजूदगी में मैं, प्रोफेसर संजय कुमार, प्रोफेसर आशुतोष जो हैं वार्ष्णेय ब्राउन यूनिवर्सिटी में, हम 6-7 लोग उसमें सेमिनार, संदीप शास्त्री, बड़े बड़े लोग हम लोगों के साथ जो जुड़े हुए हैं। वहाँ पे आप विश्वास नहीं करेंगे कि जब हम लोगों के वक्तव्य ख़त्म हुए उसके बाद वही सज्जन जो अब कांग्रेस छोड़ के लाल डायरी की बात कर रहे हैं, उन्होंने विधानसभा में हम सब की उपस्थिति में ये कहा कि ये बताइए कि बहन जी कितने करोड़ रुपए लेती है टिकट देने के लिए। पूरी विधानसभा में ये बात, तो फिर हम लोगों को कहना पड़ा कि हमें आपके इस प्रश्न से कोई लेना देना नहीं है, ये आपका निजी मामला है। तो जो व्यक्ति, जब हम दलितों की बात कर रहे हैं, जो दलितों की राजनीति कर रहे हैं, जब वो विधानसभा के अंदर अपनी जो सुप्रीमो हैं उनके खिलाफ इस प्रकार का आरोप लगाते हैं सबकी मौजूदगी में, हम उस दलित लीडरशिप की क्रेडिबिलिटी को कितना आंकते हैं, यहाँ ये बड़ी समस्या है। ठीक बात। एक चीज़ में बस इसमें आज शायद आप सबका एक कमेंट ले सकते हैं इस पर। एक तो जस्ट टू रैप अप, ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है जो इस डिस्कशन से निकल के आई है कि आप सिर्फ नंबर्स पे फोकस
ना करें, क्योंकि ये एक डिसेंटिवाइजेशन भी हो सकता है पुलिस स्टेशंस के लिए कि अरे हमारे थाने में ज़्यादा क्राइम अगर हम रजिस्टर कर रहे हैं तो हमारा नाम खराब होगा। तो नंबर्स के बजाय हम कन्विक्शन रेट भी देखें, जो कि राजस्थान में थोड़ा इशू रहा है। दलित केसेस में स्पेशली कन्विक्शन रेट भी कम रहा है। तो अगर आप 100 केसेस रजिस्टर करें सिर्फ 10 में कन्विक्शन हो रहा है, ये आंकड़ा मेरे ख्याल से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है देखना। दूसरा, बिकॉज वील जस्ट रैप अप द कॉन्वर्सेशन ऑन विमेन, लेकिन ये स्मार्टफोन स्कीम बड़ी इंटरेस्टिंग रही है। अतुल और मैं जोधपुर में घूम रहे थे, वहाँ मेन के जो व्यूज़ थे स्मार्टफोन पे बड़े इंटरेस्टिंग थे कि विधवाओं को फ़ोन क्यों दिया, लड़कियां पर वो किन से बात करेंगी, छोटी लड़कियों को क्यों दिया, वो अब बॉयफ्रेंड बनाएंगी। हालांकि जो यंग लड़कियों से भी हमने बात करा, कुछ लोगों ने कहा कि भाई फ़ोन हैंग हो जाता है, इंटरनेट ही नहीं है तो कोई फ़ायदा नहीं हुआ स्मार्टफोन का। कुछ लड़कियों ने ज़रूर कहा कि पढ़ाई में मदद होती है। तो आप लोगों का ये उद्देश्य तो वही है। हाँ, इस थोड़ा इंटरेस्टिंग होगा जानना, क्योंकि स्कीम्स जैसे उन्होंने कहा विमेन सेंट्रिक स्कीम्स इज द फ्लेवर ऑफ द सीजन। विमेन सेंट्रिक स्कीम्स आर देयर, फ्लेवर ऑफ द सीजन है, बट अगेन वी डिस्कस कि कितने कम सीट्स मिले हैं महिलाओं को। अच्छा, लेकिन जो आपने ये मोबाइल फ़ोन वाला जो बात किया, दिस इज़ नॉट फॉर द फर्स्ट टाइम। 2018 में वसुंधरा राजे सरकार ने भी जियो फोन्स दिए महिलाओं को। सो कांग्रेस इज़ नॉट डूइंग समथिंग न्यू। लेकिन ये वाली स्कीम जो थी, अनलाइक दिस टाइम गहलोत की बहुत सारी जो वेलफेयर स्कीम्स थी बहुत पहले आई थी, लेकिन ये वाली जो स्कीम थी ये थोड़ा लास्ट में आई, और इसका शायद 10-15% ही डिस्ट्रीब्यूशन रहा, और फर्स्ट फेज़ उन्होंने विडोज़ और गर्ल्स को दिया। लेकिन हमें ये भी देखना होगा जहाँ पे, क्योंकि इसमें ये हुआ है कि 10% को मिला, 90 को नहीं मिला, सो नाउ दे आर क्वेश्चनिंग। नंबर 2, हम लोगों ने ये भी देखना है कि जब कोविड चल रहा था और लड़के लड़कियाँ सब लोग फ़ोन पे पढ़ाई कर रहे थे गवर्नमेंट स्कूल्स या प्राइवेट स्कूल्स में, गर्ल ड्रॉप आउट बहुत ज़्यादा रहा था, बिकॉज फादर्स वर नॉट गिविंग मोबाइल फ़ोन्स टू देयर डॉटर्स। दे वुड प्रेफर गिविंग मोबाइल फ़ोन अपने बेटे को, पर लड़कियों को नहीं दे रहे थे कि ये लड़की ख़राब हो जाएगी, क्योंकि ज़माना चेंज हो रहा है। सो ये अंडरस्टैंडिंग अभी बहुत टाइम लगेगा समझने में। शहर में भी आने में बहुत टाइम लगा है कि मोबाइल पे सिर्फ चैटिंग नहीं होता, सोशल मीडिया नहीं होता है, मोबाइल में पढ़ाई भी होती है। ये तो कोविड ने थोड़ा बहुत सिखाया गांव देहात में, पर इंटरनेट तब भी इशू था। तो ये चीज़ हमें देखने को बहुत ज़्यादा मिल रहा है कि महिलाओं को नहीं, महिलाएं तो खुश है, बहुत सारों को यूज़ करना नहीं आता, डेमोन्स्ट्रेशन नहीं देना आता, मतलब उनको दिया नहीं आपने डेमोन्स्ट्रेशन। तो ये एक ये स्कीम कितना ज्यादा फेवर करेगी, मैंने तो नाराजगी देखी, नाराजगी देखी, और पुरुष नाराज है बहुत ज्यादा। द मेल जी कि जब मेवाड़ के अंदर उदयपुर वाले इलाके में ट्रेन आई, तब लोगों ने विरोध किया कि ट्रेन नहीं आनी चाहिए, ट्रेन आएगी तो बाहर के जो एंटी सोशल एलिमेंट्स है वो मेवाड़ में आ जाएंगे और मेवाड़ की जो शांति है वो भंग हो जाएगी। मुझे लगता है हर तरह की टेक्नोलॉजी जब नहीं आती, कंप्यूटर को लेकर भी इस तरह की चिंता जताई जाती है। हमारे दादा कह रहे थे जब बिजली आ रही थी तो लोग बिजली का विरोध कर रहे थे, क्योंकि वो लोगों को आइडिया नहीं था, कोई बढ़ चढ़ के खंभे पे तार पकड़ लिया, करंट मार दिया किसी को, तो और अफवाहें फैल गई। तो नई चीज का विरोध तो होता ही रहता है, पर उसका ये मतलब नहीं, पर ये फर्स्ट फेज में क्योंकि सिर्फ विडोज और लड़कियों को मिला, इसलिए अपन कह रहे हैं कि ये सिर्फ इनको मिला, ये क्योंकि रुक गया, कोड ऑफ कंडक्ट आया, सो द जिन लोगों को नहीं मिला उन्होंने यू कौन डिस्ट्रीब्यूट। अतुल जी, मैं चूँकि वेलफेयर स्कीम की बात हो रही है, मुझे लगता है कि इस चुनाव का मेरे दृष्टिकोण से, जिस तरीके से मैं राजस्थान की राजनीति को पिछले 20-25 वर्षों से पढ़ रहा हूँ, जी मुझे भी देख रही हैं, जो सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा इस चुनाव का होने वाला है, और उसके रिपरकशंस केवल राज्य भर तक सीमित नहीं रह जाएंगे, राजस्थान तक सीमित नहीं रह जाएंगे, उसका रिपरकशन पूरे देश के अंदर होने वाले, चाहे विधानसभा चुनाव हो, लोकसभा चुनाव हो, उसके ऊपर होने वाला है। और मैं ये इस रूप में कह रहा हूँ कि वेलफेयर स्टेट का ये लिटमस टेस्ट है कि जिस तरीके से पिछले 3-4 वर्षों में या इससे पहले वाली जो सरकार अशोक गहलोत की थी 2008 से 13, आखिरी 1.5 वर्षों में उन्होंने बहुत सारी फ्री मेडिसिन की बात करी, फ्री इन्वेस्टिगेशन की बात करी, बट दैट वाज टू लिटिल टू लेट। पर उसके बाद वसुंधरा जी ने भी उस चीज़ को कंटिन्यू किया था। अब वापस से पिछले 3 वर्षों के अंदर जिस तरीके से वेलफेयर स्कीम्स की केटरिंग टू डिफरेंट सेक्शंस ऑफ पॉपुलेशन झड़ी लगी है, यहाँ जो सबसे बड़ा डिपार्चर अतुल जी मैं आपको बताना चाहता हूँ, क्योंकि हम लोग लोकनीति के अंदर लोकसभा चुनाव हो या विधानसभा चुनाव में हो, ये प्रश्न हमेशा हमारे उत्तरदाताओं से पूछते हैं कि क्या आपने फलाना
योजनाओं को सुना है, इनके बारे में सुना है, तो लगभग 3/4 से 2/3 से 3/4 हमारे उत्तरदाता कहते हैं कि हमने सुना है इनके बारे में। जब हम उससे एक सप्लीमेंट्री क्वेश्चन पूछते हैं उसके तुरंत बाद कि क्या आपको इनसे फ़ायदा हुआ है, तो 1/4 लोग भी ये नहीं कहेंगे उनको फ़ायदा हुआ है। क्यों? ये पहली बार है, अच्छा। पहली बार है जबकि लगभग 3/4 लोग कह रहे हैं कि हमको 100 यूनिट फ़ायदा। बिजली का फ़ायदा हुआ है। किसान कह रहे हैं कि हमको 2000 यूनिट एग्रीकल्चर सब्सिडी का फ़ायदा हुआ है। चिरंजीवी योजना, चाहे वो हेल्थ को लेकर हो, चाहे एक्सीडेंट को लेकर के हो, फूड पैकेट्स हों, तमाम तरह की स्कीम्स का लोग बाग कह रहे हैं कि हमें फ़ायदा हुआ है। द बिग क्वेश्चन नाउ इज़ कि क्या जब लोगों को वेलफेयर स्कीम का फ़ायदा मिल रहा है उसके बाद वो इनकम्बेंट पॉलिटिकल पार्टी को वोट देते हैं या नहीं देते। मुझे 2003 का वो वाक़या याद है जब शाहबाद और बाना में बहुत बड़ा फेमिन आया था। उस समय अशोक गहलोत सरकार ने, कांग्रेस सरकार ने घरों में बहुत सारे गेहूं रखवा दिए थे, बोरी के बोरी गेहूं उनके घरों में पड़े हुए थे। उसके बाद आप देखिए कि 2013 के चुनावों में बीजेपी को 163 सीटें मिली थी और कांग्रेस को केवल 22 मिली थी। उसके बाद डूंगरपुर में एक आम सभा में जब अशोक गहलोत आए तो लिटरली ही वाज इन टीयर्स, उनकी आंखों में ऑलमोस्ट आंसू आ गए थे कि मैं क्या करूं। इतना सब करने के बाद भी यदि सरकार पार्टी को वोट नहीं मिलते हैं तो मतदाता चाहते क्या हैं। तो ये एक बहुत बड़ा प्रश्नवाचक चिन्ह है जिस पे आप लोग सब अपनी बात रखें। वेलफेयर वाली हाँ, हेल्थ पे आई थिंक हम लोग सकते हैं। अविनाश थोड़ा सा समझना चाह रहे थे। चिरंजीवी योजना का बहुत जिक्र किया। नीति आयोग की रिपोर्ट एक है जिसके मुताबिक राजस्थान की स्थिति बहुत अच्छी नहीं है स्वास्थ्य के पैमानों पर। उस लिहाज से अगर देखा जाए तो क्या चिरंजीवी योजना और प्लस जो उसमें दुर्घटना बीमा है ये अब 15 लाख रुपए का, अब जोड़ा गया है। ये चीजें क्या कोई किसी तरह का गेम चेंजर साबित हो सकती हैं यहाँ पर देखिए, अशोक गहलोत के लिए? जो संजय सर ने कहा कि ये एक टेस्ट होगा, ये बिल्कुल सही बात है। और चिरंजीवी एकमात्र ऐसी योजना है जिसका किसी के पास कोई तोड़ नहीं है। ये वो स्कीम है जिसका मिडिल क्लास हो या लोअर क्लास हो, सबने फायदा लिया है। 25 लाख रुपए इसमें क्लास बैरियर छोड़ के लोगों ने इस स्कीम को यूज किया है। सो दिस इज इतना बड़ा 25 लाख का कोई हेल्थ स्कीम और कहीं और 50 होने का प्रॉमिस किया है। 25 और 50 है और इम्प्लीमेंटेशन भी बाकी सरकारी स्कीमों से काफ़ी अच्छा हुआ है। पर इसमें कई तरह के चैलेंजेस ग्राउंड में, आप जब फार फ्लंग एरियाज में जाते हैं ना, आप जयपुर आइए, चिरंजीवी पूछिए, लोग बताएंगे, जोधपुर में बताएंगे, उदयपुर में, बट व्हेन यू गो डीप डाउन इन द रूरल एरिया, ये स्कीम अभी तक वहाँ पे भी नहीं पहुँची। अच्छा, लोगों को पता है, बट किसी आप सरकारी अस्पताल में जाइए तो डॉक्टर नहीं मिलेगा, ANM नहीं मिलेंगी। मैंने कई अपनी ट्रैवल में, जो मैंने 26 जिले ट्रैवल किए, कई ऐसी PHC CHCs देख लिए जिन पे ताले पड़े थे, लोग नहीं आ रहे, मूलभूत सुविधाएं नहीं पहुँच रही। कईयों को रिकॉर्ड करा कि डॉक्टर मना कर देते हैं, यार एक बार हो गया, बार बार क्या चिरंजीवी में आ रहे हो। ये हो रहा है और डॉक्टर कम्युनिटी और गवर्नमेंट में फ्रिक्शन भी काफ़ी रहा इस सारी चीज़ को। राइट टू हेल्थ जब बिल आया तो मेरे ख्याल से पहली बार कहीं देश में होगा कि इतने सारे डॉक्टर सड़क पे आ गए थे, बिल्कुल सरकार के खिलाफ। वो जो तनाव के दिन थे, मतलब ऐसा भी नहीं देखा गया। तो आप जो ये वेलफेयर में कर रहे हैं कि एक ही कम्युनिटी को सब कुछ आप दे दे या एक ही क्लास को फ्री, तो जैसे डॉक्टर्स हो गए, तो जहाँ सरकार कहती है हम OPS, हमारी एक बड़ी योजना होगी कि करीब कह रहे 5 या 6 लाख के ऊपर सरकारी कर्मचारी हैं या उनके परिवार हैं जिनसे जुड़ रहे हैं, तो अगर हम मेडिकल फ्रेटर्निटी की बात करें तो वो तो उतने ही नाराज़ नज़र आए कि आप हमारा काम बंद कर रहे हैं अपने चक्कर में। तो ये है, बट हाँ देखिए बैकलैश है, वो इलेक्टोरल उसमें उसका असर रिफ्लेक्शन होगा नहीं, तो लेकिन वो काफी देखने डाइल्यूट वाले। कर दिया जो बिल ओरिजिनल था राइट टू हेल्थ का, उसमें जिस प्रकार के सेफ्टी मेजर्स थे डॉक्टर्स के विरोध की वजह से काफी हटाने उसको पड़े आपको, डाइल्यूट किया बिकॉज दे गया। कंट्रीब्यूट अ लॉट इन डिफरेंट एरियाज। आज तक उनके आप रूल्स कभी ना नहीं बोल रही बने। थी कुछ आज तक उसके रूल्स नहीं बने राइट टू हेल्थ के। हमने भले खबरें लिखी हो, पढ़ी हो, तब रिपोर्टिंग करी हो कि राजस्थान इज द फर्स्ट टू लॉन्च राइट टू हेल्थ। व्हाट इट मीन्स, व्हाट इट रियली मीन्स, क्या गारंटी दे रहा है वो। कई चीज़ें थी और फिर अभी भी उसके रूल्स नहीं बनी तो लागू नहीं हुआ, क्योंकि कहीं ना कहीं जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स थे उनका एक विरोध था कि हम कैसे कमाएंगे, क्या होगा, हमारे लिए क्या चीज़ें हैं। वो सड़कों पे निकल आए, उनको गवर्नमेंट डॉक्टर्स ने उनको ज्वाइन किया, रेजिडेंट्स ने ज्वाइन किया। एज अ रीज़न वापस तो बिल नहीं ले पाए क्योंकि पास हो गया था, गवर्नर से भी पास हो गया था, लेकिन आज तक भी हेल्थ एक्टिविस्ट जो है वो डिमांड कर रहे हैं कि आपने इसको लागू नहीं कर पाए प्रॉपर्ली। एक और चीज़, वो एक हाथ से लेके दूसरे एक हाथ और से चीज़ वापस मैं लेने के कहूँगा बाद इसमें, ये जो हम स्कीम्स की बात कर रहे हैं ना, चाहे वो कांग्रेस हो या भाजपा, राजस्थान में एक रीमिक्स का ट्रेंड है। मतलब ऐसा नहीं है कि सारी चीज़ खुद की हो। अशोक जी ने सबसे पहले जेनेरिक दवाओं की शुरुआत करी 2 रुपए में लेके,
वो बहुत पॉपुलर हुई। ऐसा नहीं है कि उससे लोगों को तब फ़ायदा नहीं हुआ, बहुत फ़ायदा हुआ, बट वोट में ट्रांसलेट हुई नहीं। उसके बाद वसुंधरा जी की सरकार में एक भामाशाह कार्ड बना, जिससे भी हेल्थ बेनिफिट्स मिलते थे, चिरंजीवी जितने नहीं, पर बहुत पॉपुलर हुई। तो उसको लेके थोड़ा अपना रीमिक्सिंग का कांग्रेस ने काम किया और उन्होंने चिरंजीवी चलाई, उन्होंने इम्प्लीमेंट अच्छी की, डे 1 से ले लिया उसी को। इसी तरह आप देखिए, खाने की एक स्कीम है, अन्नपूर्णा स्कीम थी वसुंधरा राजे की, 8 रुपए में वो खाना खिलाते थे अन्ना किचन के हिसाब से, एंड दैट वाज वेरी वेरी सक्सेसफुल। उसको बंद किया और वो वैन लगाते थे, इन्होंने एक कमरा कर दिया और वहाँ बैठ के उसको इंदिरा गांधी योजना कर तो दी। रीमिक्सिंग ऑफ इंदिरा गांधी रसोई और अब वो कह रहे वो पॉपुलर है। पर उस स्कीम में एक और होता है, अगर आप उसको लेने जाए ना, तो वहाँ जो आप रोज जाते हैं, तो मैंने कई जगह पे स्कीम में इंदिरा रसोई में खाना खाया, तो आप जाइए, आपकी पहले फ़ोटो खींचेगी, आपका मोबाइल नंबर दीजिए, आप ये करिए, कलेक्शन, उसके बाद आपको आप खाना है। लाभार्थी हो जाएंगे। आप बिल्कुल लाभार्थी हो जाएंगे, मैसेज अन्नपूर्णा आएगा। में ऐसा नहीं होता था, वो गाड़ी लगी हुई अन्नपूर्णा होती में थी, कुछ नहीं you पूछते go, थे, आप आए, आपने 8 रुपए दिए, उन्होंने एक पर्ची काटी। इंदिरा रसोई में बाकायदा इतनी गहन वेरिफिकेशन रोज हो रही है किसी न किसी बहाने। ठीक बात है। एक चीज संजीव मैं जी, सोच रही हाँ। थी, जस्ट टू ऐड वन कमेंट, कि इसमें शायद वोटर राजस्थान का थोड़ा रिलैक्स भी है, तभी शायद एंटी इनकम्बेंसी हम देखते हैं, या वो फेंक देती है इनकम्बेंट सरकार को, ये सोच के कि और अगले वाले भी देगा, एक नहीं एक तो आपको स्कीमें तो हमें मिलती रहेंगी। ये हमने कल भी एक बात करी थी, कहीं बात कर रहे थे, हमारा जो राजस्थान का रूरल वोटर है ना, जिसे आप पूरा मारवाड़ी नहीं कहेंगे बट राजस्थानी, वो ये देखता है इस सरकार से जो आना था वो तो आ गया ना, अब आगे वो वाले को वापस देखते हैं। रिपीट नहीं होगा, तो ये तो ले लिया, ये अंदर है। ये तो गुड तो- बार्गेनिंग स्ट्रेटजी। तो देखो, हमने वोट दिया, तुमने दिया, काम खत्म, अब नया क्या आ रहा है। हाँ, सो द नेक्स्ट न्यूज शुड बी अपीलिंग। आई थिंक तो दैट्स ये आई थिंक इंटरेस्टिंग। इंटरेस्टिंग है कि लोग इस तरह से अगर सोच रहे हैं कि अब सारा मामला ही जब लेन देन का है, हमको आपको चाहिए वोट और हमको चाहिए कुछ फायदे, इस पर हाँ बिल्कुल, इस पर फोकस हो गया। और एक- इस बार कुछ नया और ये खरीदते हैं। ग्राउंड में दिखता भी है, ये एक ग्राउंड। इंटरेस्टिंग और चीज़ है जो बीजेपी के नज़रिए से मुझे लग रहा है कि हम थोड़ा सा इस पर आप लोग बताएं। भारतीय जनता पार्टी का जो पूरा कैंपेन जब से शुरू हुआ है, इसमें हमने एक चीज़ देखा कि लगातार एक किस्म का डिस्कम्फर्ट दिखा, जो टॉप लीडरशिप यहाँ की थी वसुंधरा राजे की, और जो सेंट्रल की लीडरशिप थी, उनके बीच में तालमेल लगातार कम दिखा। वो पोस्टर्स से गायब थी, उनके लोगों को टिकट भी बहुत आखिरी मोमेंट पे जाकर टिकट में नाम शामिल हुए, उनके कई करीबी लोगों के टिकट कट भी गए, वो सब भी हुआ। स्टेज पे जाना, शेयर करना, कैंपेन शुरू करना, ये सब से परहेज रखा उन्होंने। इन सब चीज़ों से क्या कोई ऐसा माहौल बन रहा है कि एक तो ऐसा मैसेज हो रहा है कि इस वसुंधरा को खारिज किया जा चुका है, अगर जीतती भी है भाजपा तो वसुंधरा बनेगी नहीं बनेगी, और ओवरऑल क्या इससे भाजपा की संभावनाएं खत्म हो रही हैं, खराब हो रही हैं यहाँ पे? मुझे लग रहा है कि भाजपा को इससे डैमेज ज़रूर हो रहा है, और ये केवल इस चुनाव की बात नहीं है। यदि आप पिछला चुनाव भी देखें तो वहाँ भी वसुंधरा के प्रति जो टॉप लीडरशिप है उसका दुराग्रह साफ झलक रहा था। पिछले 5 सालों से जब कांग्रेस गवर्नमेंट थी, वसुंधरा मोरलेस साइडलाइन थी, उनको राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाया गया, लेकिन वो उसमें इंटरेस्टेड नहीं थी। उनका लगातार ये कहना था कि मैं तो राजस्थान में ही हूँ, राजस्थान की राजनीति ही करूँगी। इंटरेस्टिंग बात यह है कि अभी जब वो इलेक्शन कैंपेन उन्होंने शुरू किया तो अपने क्षेत्र में गई, झालावाड़ में, और वहाँ उन्होंने एक आम संबोधन में कहा कि भाई मैं तो राजनीति से अब सेवानिवृत्त होने वाली हूँ, तो मेरा बेटा है, आपने मुझे आशीर्वाद दिया, मेरे बेटे दुष्यंत को भी आशीर्वाद दीजिए, और अगले ही दिन उन्होंने अपना वो स्टेटमेंट बदल दिया। तो ये टसल वसुंधरा जी के अंदर भी है और बीजेपी के अंदर तो ज़रूर है, जो कई तरीके से झलक रही है, जिसकी ओर आपने इशारा किया। कैंपेन में कम भाग लेना, पोस्ट पैम्फलेट्स के ऊपर, पोस्टर्स के ऊपर नहीं दिखना, कैंडिडेट्स उनके जो हैं उनको नहीं देना, उसका परिणाम आज जो ये हो रहा है कि बीजेपी के लगभग 22 सीरियस रिबेल कैंडिडेट्स हैं जो कि चुनाव के अंदर हैं। तो वो ज़रूर बीजेपी के सिंबल लेने वाले कैंडिडेट्स को नुकसान पहुंचाने वाले हैं। ये पर राजस्थान की राजनीति में ऐसा नहीं है कि केवल इसी पार्टी के रिबेल हैं, कांग्रेस के भी 14-15 रिबेल्स हैं। तो ये एक ऐसा फैक्टर है जो एक तरीके से एक दूसरे को डाइल्यूट कर देता है, और अल्टीमेटली ये होता है कि सबसे बड़ा प्रश्न राजस्थान की राजनीति चुनाव के लिए यह है कि आपके पास ऑर्गेनाइजेशन कितना पावरफुल है, और वो ऑर्गेनाइजेशन यदि आपने वेलफेयर का काम किया है, लोगों को फ़ायदा हुआ है, तो क्या आपके पास वो ऑर्गेनाइजेशन है जो लोगों के पास ये मैसेज ले जाए कि भाई ये फ़ायदा हमारी वजह से है। वहाँ मुझे लगता है कि कांग्रेस और बीजेपी के बीच में एक बहुत बड़ा इम्बैलेंस है। बीजेपी के पास जो मैन पावर है, चाहे वो आरएसएस का हो या उनके दूसरे संगठनों का हो, वो पूरे राज्य के अंदर बहुत व्यापक है, जबकि कांग्रेस ने जो पिछले कुछ प्रयास किए थे, चाहे वो राजीव गांधी युवा मित्र को लेकर के हों
या महात्मा गांधी प्रेरक को लेकर के हो जिसको कोर्ट ने रोक दिया कोड ऑफ कंडक्ट के हिसाब से, खुद जिस प्रकार से मंडल बना के कांग्रेस कर रहा है सेवा, तो वो सारी चीज़ें डाइल्यूट हो गई। तो बीजेपी एक बहुत बड़ा एज लेके आगे बढ़ती है चुनाव के अंदर। एक और बात है कि जो हमने बात करी, भाजपा और कांग्रेस दोनों अपने कैरेक्टर से विपरीत चुनाव लड़ रही हैं इस बार राजस्थान में। तो मैं इसे टर्म करता हूँ राजस्थान मॉडल ऑफ पॉलिटिक्स। देखिए, कांग्रेस कभी भी चेहरे के साथ नहीं उतरती। हाँ। वो हमेशा कहते हैं सबका साथ सबका विकास, अपने ट्रू स्पिरिट। बट इस बार जिस तरह की ब्रांडिंग और पोजिशनिंग कैंपेनिंग मुख्यमंत्री की हुई है, तो सबको पता है कि जो एंड के 10 दिनों में आप चेहरे और सब लगा रहे हो ना पोस्टर में, ये वो खाना पूर्ति है। अदरवाइज इलेक्शन कांग्रेस का कंप्लीटली अशोक गहलोत सेंट्रिक है। और वहीं भाजपा एक हमेशा रीजनल लीडर के साथ उतरती थी, चाहे वो भैरव सिंह शेखावत हो, चाहे वो वसुंधरा राजे हो। इस बार उन्होंने कहा है कोई नहीं। और जो संजय जी ने बात कही, तो कई कार्यकर्ताओं से जब बात हुई तो कहते सिंबल तो कमल का है, अब बागी खड़े हो गए तो मैं कमल तक पहुंचूं कैसे। यहाँ पे किसी को नहीं पता है कि किसे फ़ोन किया जाए। हालात ऐसे हैं कि प्रधानमंत्री के दौरे भी 1 या 1.5 दिन पहले पता पड़ रहे हैं कि यहाँ आएंगे। तो बीजेपी के अंदर भी स्थिति बहुत डावाडोल सी है। और उन्होंने एक अटेम्प्ट तो किया कि 4.5 साल तक वसुंधरा राजे को बाहर रखा, पर वो उन्हें कंप्लीटली बाहर नहीं रख पाए। तो उनको एडजस्ट करने के लिए जो संगठन अभी तक सही से चल रहा था उनका, जो उनके अध्यक्ष थे सतीश पूनिया, जिन्होंने वो पूरा संगठन मैनेज किया या पार्टी का जो भी एजेंडा था उसको इम्प्लीमेंट किया कि भाई हम पार्टी को अपनी एक इंडिपेंडेंट आइडेंटिटी देंगे बियॉन्ड वसुंधरा राजे, उनको हटा दिया गया वसुंधरा राजे को अपीज़ करने के लिए। पर फिर कुछ ऐसा लगा कि वो अपीजमेंट भी नहीं बैठ रहा, तो वसुंधरा राजे को वापस ले आओ। अब हालत ऐसी हो गई है कि वसुंधरा जी पोस्टर्स पे दिख रही हैं और वो इकलौती ऐसी लीडर हैं जो कहीं अपने क्षेत्र के अलावा सभाएं कर रही है। करीब करीब 28 से 30 सभाएं उन्होंने अटेंड कर ली है, जबकि ये जो बाकी नाम थे ये सब अपने अपने क्षेत्र में कन्फाइंड हो गए। तो बहुत ही कंफ्यूज सी स्थिति है। और वो एक बात होती थी राजस्थान के चुनाव में, जनरेशनल शिफ्ट। ये लास्ट टाइम हुआ था 98 में, जब मुख्यमंत्री अशोक गहलोत एक युवा थे नेता, 48 वर्ष के, सब दिग्गजों को हटा के कांग्रेस ने उन्हें मौका दिया। उसके बाद उम्मीद थी कि पिछली बार कांग्रेस शायद जनरेशनल शिफ्ट कर दे, तो जनरेशनल टसल रही उनके अंदर 5 साल, और वही टसल अब भारतीय जनता पार्टी में बढ़ती सी दिख रही है। तबीना रायता दोनों जगह फैला हुआ है सो हाँ एग्जैक्टली। लेकिन बीजेपी का इनफाइटिंग, ये जो- इनफैक्ट कल ही मैंने एक रैली भी अटेंड करी वसुंधरा राजे की, तो भीड़ तो काफी थी, लेकिन हाँ What Avinash वो said, ये I कह really agree with this. अभी आप देखिए, ये जो बात कर रहे हैं, यूनुस खान की बात करते हैं, रेबल्स की। हम बहुत सारे रेबल्स हैं, पर ये रेबल्स कौन है? अभी यहाँ 20 लोगों को डिस्कस नहीं करेंगे, पर 2 रेबल्स को लेते हैं। एक तो यूनुस खान और कैलाश मेघवाल। यूनुस खान एक ऐसे व्यक्ति, क्लोज एड वसुंधरा राजे के, एक ओनली मुस्लिम कैंडिडेट इन 2018 who was pitched against पायलट इन टोंक। डीडवाना से चाह रहे थे टिकट, लेकिन नहीं, उनको टोंक में लड़ाया गया एंड ही लॉस विद अ मार्जिन ऑफ 50,000 सम वोट्स, है ना। इस बार वापस ही वाज ट्राइंग टिकट फ्रॉम डीडवाना एंड ही वाज डिनाइड द टिकट। एंड जैसे कि बीजेपी की पॉलिसी रही है और जो अभी हो रहा है कि मुस्लिम कैंडिडेट्स को नहीं देते टिकट, तो नहीं दी गई उनको टिकट। एंड फाइनली ही चोज टू fight independently फ्रॉम डीडवाना। from Didwana. Now he is fighting independently. और ऐसा अभी उनके एक भाषण में देखा, हम गए थे नागौर डीडवाना, तो देखा कि उनके मुंह से निकल गया कि वोट देना तो सिर्फ कमल को देना। फिर कहा अरे ये क्या हो गया, जुबान के So he चढ़ा is हुआ like a long time. He's like a long time. I supporter. mean, this is like he just said it and then he said, अरे ये क्या? So, है ना, somebody like him. Number 2, कैलाश मेघवाल, 89-year-old स्पीकर रह चुके हैं, है ना, 10 बार आपके एमएलए रह चुके हैं, शाहपुरा कॉन्स्टिट्यूएंसी से हैं। और 2019 में लोकसभा चुनावों के जस्ट पहले अर्जुन राम मेघवाल के करप्शन के चार्जेस इन्होंने रेज़ किए, एलिजिड करप्शन चार्जेस जो भी है पार्टी के सामने। पार्टी ने इनको टिकट नहीं दिया, उनको दे दिया और इनको बुरा लगा और पार्टी छोड़ के चले गए। अगेन वसुंधरा राजे इज़ वेरी क्लोज एड, 5 साल बाहर रहे और अभी जस्ट 1-2 महीना पहले इनको पार्टी में वापस ले आए, जस्ट 1 month अगो, जब मोदी आए थे और मीटिंग्स हुई थी काफ़ी। तो पीपल स्टार्टेड सीइंग इट एज के वसुंधरा राजे's क्लोज एड हैज़ बीन टेकन बैक इन बीजेपी, तो शायद चीज़ें सही हो गई हों। लेकिन जब टिकट देने की वापस बात आई, ही वॉज अगेन डिमांडिंग अ टिकट एंड ही वॉज डिनाइंग।
ही वॉज बीन डिनाइड। अब वो शाहपुरा से चुनाव लड़ रहे हैं इंडिपेंडेंट कैंडिडेट की तरह। ऐसे ही आपके विद्याधर नगर कॉन्स्टिट्यूंसी है जहाँ पे भैरव सिंह शेखावत के सन इन लॉ नरपत सिंह राजवी वो एक सिटिंग एमएलए थे, और पहली जो लिस्ट आई बीजेपी की ही सब लोग नए लोग थे जो उसमें मतलब कोई भी सिटिंग एमएलए नहीं था, आपके 7 एमपी थे, बट वो एक सिटिंग एमएलए को ड्रॉप किया गया और दिया कुमारी वाज गिवन अ टिकट एंड ही वाज फील्डेड फ्रॉम चित्तौड़। अब वहाँ पे भी ही हैज़ अ ही इज़ अगेन अ क्लोज एड या वसुंधरा राजे कैंप के ही मानिए आप, और वो उनको चित्तौड़गढ़ और वहाँ पे भी अब एक रेबेल हुआ। तो दिस इज द चंद्रबान सिंह आकिया। So this is the situation of just to make you understand राजपाल सिंह शेखावत। मेरी बड़ी दिलचस्प चीज़ है जो बातचीत से लोगों को समझ में आ रहा है कि जितना उलझी हुई हमारी बातचीत में आपको लगा होगा कि किसी तरफ हवा बहती दिख नहीं रही है, लगभग उतना ही उलझा यहाँ का चुनावी माहौल है। पहली बार ऐसा उलझा है ये पर चुनाव। एक चीज अतुल, एक चीज बताना चाहती हूँ मैं, अभी जितनी जगह क्योंकि किताब के लिए भी जा रही हूँ, अपनी रिपोर्टिंग के लिए जा रही हूँ, जो भी लोगों से बात कर रही हूँ, बिकॉज आई डोंट बिलोंग टू राजस्थान बट दिस इज माई 3rd इलेक्शन आई एम कवरिंग एज अ जर्नलिस्ट एंड नाउ एज एन ऑथर। सो जब भी लोगों से पूछते लास्ट में बोलते कि आप क्यों नहीं वोट देना चाहते, हो गया 5 साल है ना, नो विजिबल एंटी इनकम्बेंसी अगेंस्ट अशोक गहलोत गवर्नमेंट आपको नहीं दिखेगा। अविनाश आप कुछ कह रहे थे? देखिए ये बहुत रोचक चुनाव है इस लिहाज से भी कि अभी तक जो द्वंद्व होता था वो 2 टावरिंग पर्सनालिटी गहलोत और राजे होता था। इसमें कोई डिनाइंग फैक्टर नहीं है कि अशोक गहलोत पॉपुलर है, उनकी स्कीम्स पॉपुलर है, ऐसी विजिबल एंटी इनकम्बेंसी नहीं है। पर उस पॉपुलैरिटी और उस पद पे बने रहने के लिए जिस तरह की छूट उन्होंने अपने एमएलएस को दी और जिस तरह की उनका फीडबैक है, मुख्यमंत्री खुद मान चुके हैं कि मेरे सिटिंग एमएलएस के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी है, पर वो ये भी कहते हैं कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है हमारे पास। तो अगर ये वोट अशोक गहलोत के चेहरे और मोदी के चेहरे पे हुआ तो कांग्रेस को एज है, लेकिन अगर वही पुरानी परिपाटी रही भाई मेरे क्षेत्र पे मेरे विधायक पे, तो कांग्रेस मुश्किल में लगती है। एक नई बात यहाँ जी नहीं आप बोलिए, फिर मैं क्विक जो आप क्वेश्चन। अविनाश जी वाले पॉइंट को थोड़ा मैं आगे बढ़ाऊंगा कि पिछले 1.5 साल की जो राजस्थान में कांग्रेस की राजनीति रही है, सरकार की राजनीति रही है, ये पहली दफ़ा मैं कहना चाहूँगा ऐसा हुआ है जबकि एक रीजनल लीडर ने हाई कमांड के विशेष के अगेंस्ट जाके कुछ चीज़ें की हैं। उन्होंने कहा आप अध्यक्ष बन जाइए, इन्होंने कहा अध्यक्ष बनना है तो मुझे आप मुख्यमंत्री का पद भी रखिए, उन्होंने अध्यक्ष पद ठुकरा दिया एक तरीके से कहें तो। उसके बाद जो सितंबर 2022 में हुआ, हाईकमांड कुछ चाहता था शायद, वो 90 विधायक या 80 विधायक जाके किसी के घर में बैठ गए, और जिस तरीके से अब हाईकमांड को एक तरीके से रिलेंट करना पड़ा है एक रीजनल लीडर के असर्शन को लेके कि भाई पोस्टर में मेरा तो चित्र आएगा ही आएगा, चुनाव मेरे नाम पे ही लड़े जाएंगे, ऐसा कभी कांग्रेस के अंदर जो अविनाश जी कह रहे हैं ऐसा नहीं हुआ था। तो एक दृष्टि से चूँकि हम सिफोलॉजी से जुड़े हुए हैं, हम पॉलिटिकल साइंस से भी जुड़े हुए हैं, हम लगातार इस बात पर जोर देते रहे कि यदि आपको डेमोक्रेसी को मजबूत करना है तो आपको रीजनल लीडर्स को स्पेस देनी पड़ेगी। उस दृष्टि से कर्नाटका के चुनाव का भी आप परिणाम देख लीजिए, आपने सिद्धारमैया को स्पेस दिया, आपने डी कुमार को स्पेस दिया, तो वहाँ पॉजिटिव रिजल्ट्स आए। तो ये एक बड़ा सीमेंटिंग फैक्टर होता है लोकल लोगों के लिए कि भाई ये चेहरा हमारा जाना पहचाना है। हम आपके साथ ये भी शेयर करना चाहेंगे कि मोदी की पॉपुलैरिटी हमेशा राजस्थान के अंदर लगभग 75% रही है। हमारा जो सर्वे है उसमें पहली बार वो घटकर 55% पे आ गई। तो ये एक वार्निंग बेल बीजेपी के लिए भी है कि क्या आप मोदी के चेहरे को लेके राज्य का चुनाव लड़ेंगे। अगर आप 2 हेल्थ स्कीम्स को देखें, चिरंजीवी एक तरफ, आयुष्मान भारत एक तरफ, तो लोग 74% चिरंजीवी से सेटिस्फाइड हैं, लेकिन 33% कह रहे हैं उधर कि हम सेटिस्फाइड हैं। अधिकांश लोग आयुष्मान भारत से खुश नहीं हैं। तो ये भी एक बड़ा यादस्टिक है। और इसी को मैं कहता हूँ राजस्थान मॉडल ऑफ पॉलिटिक्स। यहाँ जो बाकी जगह होता है ना वो नहीं दिख रहा। रीजनल क्षेत्र इतना स्ट्रांग हो जाता है, असर्टिव हो जाता है। So career defining election for Ashok Gehlot if he is the face. Absolutely. Yes. So one Yes. quick question from all of you, just BJP के बात में, can we still say that Raje is the most popular BJP leader on ground for the masses? He's still By the- a distance. By a By a distance. distance. By a distance. So that's. I mean, our surveys have showed that very clearly. Vasundhara is somewhere like 28%, Another- and the next person is Gajendra Another Singh thing I'll Shekhawat, add about to this, 5%. उनका बर्थडे था मार्च 8 को, वुमेन्स डे पे।
खाटू श्याम जी सीकर, सो आई वाज देयर एंड उनसे मिले और वहाँ पे बहुत, क्योंकि एक वो पब्लिक रैली था बहुत टाइम बाद, और वो अपने वो टेंपल विजिट्स भी बीच में करती रही, वो जो यात्राएं उनके दर्शन यात्राएं, बहुत सारे लोगों से बात करी जो दूर दूर तक खड़े थे। उनसे पूछा आप यहाँ क्यों आए, एंड द पॉपुलैरिटी आई विल टेल यू, थोड़ा सा फ्यूडल भी है, थोड़ा सा पॉपुलैरिटी भी है, महारानी को देखने। You vote for her or not, but वो जो एक Popularity मास है। अपील है, वो जो एक कैरिज्मा है, she has that। एक आप संजय जी इस पे डाल सकते हैं, बिकॉज ये आंकड़े और नंबर परसेप्शन करते हैं। वसुंधरा राजे बिल्कुल साइडलाइन थी, और कितनी इंपॉर्टेंट है, पहली लिस्ट में उनके किसी व्यक्ति को टिकट नहीं मिला, और जो बैकलैश देखा, अब हम बात करते हैं कि उनके 3 बड़े लॉयलिस्ट को टिकट नहीं मिला, अशोक परनामी, यूनुस खान और ये आपके राजपाल सिंह। सर देखिए, नहीं कैलाश मेघवाल जी तो क्या है, वो सीजनल है, ये वही कैलाश मेघवाल है जिन्होंने वसुंधरा पे आरोप लगाए थे, तो उनको नहीं देखते, वो बिल्कुल मलिंगा वाले केस में आ जाते, मेरी सीट पहले। पर ये 3 नाम जरूर बाहर हुए हैं, लेकिन करीब करीब 43 या 45 ऐसे कैंडिडेट हैं जो इतने फेमस नहीं है, पर वो वसुंधरा राजे के हैं, तो आपको उन्हें एकोमोडेट किया ना। तो और जब से ये एकोमोडेशन हुआ है, बीजेपी की रैंक और एक फाइल में ये चांस जरूर आने लगा है, नहीं अब सब ठीक है, चेहरा भले मोदी जी हो लेकिन वसुंधरा जी हैं। और आप देखिए बाकी सब शांत है, या तो नड्डा नहीं, या तो मोदी, या अमित शाह, नहीं तो वसुंधरा राजे, ये 3 ही लोग हैं जो कैंपेन कर रहे हैं, और वसुंधरा राजे झालारा पाटन के अलावा सब जगह। तो राजस्थान में बीजेपी भी ये चाहेगी कि मोदी जी पे एक आरोप लगता है कि वो गुजरात और नेशनल इलेक्शन के अलावा डिलीवर नहीं कर पाते, तो ये पेंडुलम स्टेट है, यहाँ स्विंग होगा ही होगा और कह देंगे जय मोदी। वेरी इंटरेस्टिंग। सो रैप अप करते हैं, लास्ट क्वेश्चन आई थिंक हम ये पूछ लेते हैं, अतुल हमारा फेवरेट जो हमेशा रहता है, हम प्रेडिक्शंस तो नहीं मांगते, लेकिन बीजेपी की कैंपेन के लिए 2 चीज़ें जो उनके लिए बहुत वर्क कर रही हैं, और कांग्रेस की कैंपेन में 2 चीज़ें जो उनके लिए बहुत काम कर रही हैं। तो तबीना यू कैन स्टार्ट। कांग्रेस के लिए 2 कैंपेनिंग में जो 2 चीज़ें काम कर रही है, नंबर 1 इज़ के उनके जो गारंटी स्कीम्स हैं, सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स, दे बैंकिंग ऑन इट, और उनका जो अच्छा खासा बहुत अच्छा कैंपेनिंग, जो एडवर्टीजमेंट पब्लिसिटी जो आपको हर जगह मिल रहा है, डिज़ाइन बॉक्स हैंडल कर रहा है, जो डिज़ाइन बॉक्स हैंडल कर रहा है, तो आई थिंक दैट इज़ इन फेवर ऑफ कांग्रेस। और बीजेपी नंबर 1 इट्स बैंकिंग ऑन एंटी इनकम्बेंसी, तो बहुत कुछ नहीं करना पड़ रहा है, एंड नंबर 2 इट्स अगेन बैंकिंग ऑन उसका अगर आप मैनिफेस्टो देखे बीजेपी का, तो इट्स एग्जैक्टली सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स आर अ कॉपी पेस्ट ऑफ कांग्रेस। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस सोशल सिक्योरिटी हैज इन्फ्लुएंस्ड इट्स आर्क राइवल। कभी हम डिजाइन बॉक्स के ऊपर बाद में आराम से बात करेंगे। जी मेरे ख्याल से बड़ा ही अच्छा गॉसिप लेंगे हम। प्रश्न है। तो जो चर्चा से जो निचोड़ निकल के आ रहा है, जहाँ तक कांग्रेस का प्रश्न उठता है, मुझे लगता है कि वेलफेयर स्कीम्स की एक लिटमस टेस्ट, वेलफेयरिज्म का लिटमस टेस्ट राजस्थान एक लेबोरेटरी उसके लिए पूरे देश के लिए साबित होने वाली है। तो जो अच्छी परफॉर्मेंस वेलफेयर पॉलिसीज़ पे रही है, वो एक बड़ा इश्यू होने वाला है कांग्रेस के फेवर में। और दूसरी बात जो मुझे लगती है वो अशोक गहलोत की लीडरशिप है। अशोक गहलोत की जो लीडरशिप है, उसकी जो क्रेडिबिलिटी है, वो कट्स अक्रॉस पार्टी लाइंस है। गांव देहात में आप जहाँ भी जाइए, अशोक गहलोत जी जाते हैं तो किसी न किसी बुजुर्ग को वहाँ जानते हैं नाम से। उस प्रकार की लीडरशिप या तो भैरव सिंह शेखावत की थी, या उसके बाद अब अशोक गहलोत की है। तो ये 2 बड़े प्लस फैक्टर हैं। जहाँ तक बीजेपी की बात उठती है, मुझे लगता है कि ऑफकोर्स जो नरेंद्र मोदी की पर्सनल पॉपुलैरिटी है एज प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, वो एक बड़ा इशू होने वाला है, जो कि शायद बीजेपी के फेवर में जा सकता है। और दूसरा 3-4 एरियाज़ ऐसे रहे जिनकी हम चर्चा कर रहे हैं, चाहे वो विमेन सेफ्टी की बात है, लॉ एंड ऑर्डर की बात है, पेपर लीकेजेस की बात है, उससे युवा काफ़ी आक्रोश रखते हैं कांग्रेस के प्रति कि भाई इतने सारे एग्ज़ाम्स थे, ढंग से हो नहीं पाए। और एक आंकड़ा जो मैंने एक आर्टिकल में इंडियन एक्सप्रेस में शेयर किया था कि पिछला चुनाव जो था 2018 में, उसमें बीजेपी और कांग्रेस के बीच में गैप केवल 1,65,000 वोट का था पूरे राज्य के स्तर पर। वाओ। और इस साल जो इलेक्शन कमीशन ने जो चुनाव की मीटिंग आयोजित की थी, उसके अंदर उन्होंने ये कहा कि 1 जनवरी 2023 से लेकर 10 अक्टूबर 2023 का जो समय है, जो नए मतदाता रजिस्टर किए गए हैं, राजस्थान के अंदर उनकी संख्या 22 लाख है, जो कि बाकी 4 राज्यों में मिलाकर भी नहीं है। तो ये 22 लाख वोट जो हैं युवाओं के, और ये ध्यान में रखते हुए कि युवा बहुत बड़ी संख्या में 2014 से बीजेपी को प्रेफर कर रहे हैं,
विधानसभा चुनाव हो या लोकसभा चुनाव हो, यदि युवा वापस से इसी तरीके से मतदान करते हैं पेपर लीकेजेस को लेके, तो मुझे लगता है कांग्रेस के लिए बहुत टफ टाइम होने वाला है। वेरी इंटरेस्टिंग। अविनाश आपका आपने कैंपेन से हमारा शायद शुरुआत थी कि इन दोनों के कैंपेन को हम कैसे रैप करें, तो सबने दो दो दिए, मुझे तो एक ही लाइन समझ में आती है कांग्रेस के लिए अशोक गहलोत, और यही कैंपेन है। आप उसको चाहे पर्सनालिटी कर लीजिए, वेरीफाई कर लीजिए, कुछ भी कर लीजिए, कांग्रेस के लिए अशोक गहलोत और भाजपा के लिए एक लाइन, तेरा राम जी करे के बेड़ा पार। मुझे इसके आगे कुछ नहीं नजर आता। एब्सोल्युटली। क्या बात है। पर ये बात ठीक है कि अशोक गहलोत के लिए ये जो चुनाव है उनका बहुत ही मतलब कैरियर डिफाइनिंग मोमेंट जैसा है, जो जी। 3-4 चीज़ें हुई हैं पिछले 1-2 साल के अंदर में, उसने उनके कद को एक लिहाज से पार्टी के अंदर बढ़ाया भी है, और साथ में उसके साथ एक फ्रिक्शन भी पैदा किया जो सेंट्रल लीडरशिप है। तो ये जीत उनके लिए बहुत मायने रखती है, हार भी उतना ही उनके लिए उनके ऊपर असर करेगी। If he wins, he will be the tallest leader in this country other than the Prime Minister. एब्सोल्युटली, आई एग्री विद दैट। मनीषा, Great. So that was our election show from Jaipur. Thank you so much for watching another election show. हमने वसुंधरा राजे की रैली कवर करी है कल, तो वो वीडियो आप ज़रूर देखिएगा। उसमें हमने काफ़ी भाजपा के कार्यकर्ताओं से बात करी है कि वो क्या सोचते हैं कि उनका चेहरा एक सीएम चेहरे के तौर पे नहीं आया है। और रिपोर्टिंग भी हमारे शिव नारायण राजपुरोहित हैं, वो अभी उदयपुर में घूम रहे हैं, उन्होंने काफ़ी इंटरव्यूज़ करे हैं, रिपोर्ट्स करें, तो वो भी देखते रहिए न्यूज़ लॉन्ड्री के यूट्यूब चैनल में। एंड ऑफ कोर्स सपोर्ट आर इलेक्शन रिपोर्टिंग, newslaundry.com/election fund पे जाके जो भी आप अमाउंट चूज़ करना चाहें करें, और हमारे इलेक्शन रिपोर्ट को सपोर्ट करें, क्योंकि हम किसी भी गवर्नमेंट या किसी भी कॉर्पोरेशन से एडवर्टाइजिंग नहीं लेते हैं। सारा कुछ जहाँ यहाँ हो रहा है वो सब्सक्राइबर्स के बल पे हो रहा है। सो थैंक यू सो मच फॉर सपोर्टिंग अस एंड कंटिन्यू टू सपोर्ट अस। कीप वॉचिंग अनदर इलेक्शन शो। सब देख लिया? अब ये देखिए, News Laundry and The News Minute. will be hitting ground zero together, where our team of reporters and producers will bring you authentic and nuanced election coverage. So contribute now. Log on to newslaundry.com/election fund and help us make election coverage great again. Because we are stronger together.